हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन क्लॉज, जो हमने फर्स्ट लेक्चर जो डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे, सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। आज अब जो कुछ डेफिनेशन अब हम इसमें पढ़ेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। तो अब हमें जो टॉपिक्स कवर करने पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमें पढ़ना है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। कौन सी चीज आपकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आती है, नहीं आती। जैसे चेक है, क्या वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आता है, नहीं आता। ठीक है, तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, वर्ड रेफरिंग टू एक्ट और इलीगल, यानी कि एक्ट और इलीगल वर्ड में क्या है। फिर एक्ट और ओमिशन में क्या है, वॉलंटरी। ये दो तो आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटी और वॉलंटरी डेफिनेशन। जैसे पब्लिक सर्वेंट डेफिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये उससे भी मतलब ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये हार्बर। ठीक है, वॉलंटरी के बाद हमें पढ़ना है इलीगल लीगली बाउंड टू डू में क्या होता है, ये डेफिनेशन है सेक्शन 43 में। और फिर हमें पढ़ना है हार्बर, यानी कि सेक्शन 52A में हार्बरिंग के बारे में क्या कहते हैं, यानी कि किसी को पनाह देने में क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हमारी डेफिनेशन है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। देखो, कोई चीज को वैल्यूएबल सिक्योरिटी कब माना जाता है, किसी भी चीज को वैल्यूएबल सिक्योरिटी तभी माना जाएगा अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स है। पहली बात तो वो एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को एनी लीगल राइट, उसमें कोई लीगल राइट होना चाहिए। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, यानी कि आपका कोई लीगल राइट होना चाहिए जिससे आपका कोई लीगल राइट क्रिएट हो रहा हो, यानी कि आपका कोई लीगल राइट बन रहा हो। ठीक है, एक्सटेंड हो रहा हो, आगे बढ़ रहा हो वो लीगल राइट। ठीक है, ट्रांसफर हो रहा हो, रिस्ट्रिक्टेड कर रहा हो या एक्सटिंग्विश कर रहा हो। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ जैसे कि आपको मैं बताता हूं, एक रेंट लीज एग्रीमेंट होता है। रेंट एग्रीमेंट बोलो या लीज एग्रीमेंट बोल लो। ठीक है, ये आपका लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में साइन होता है। ठीक है, तो क्या ये जो रेंट एग्रीमेंट है आपका, ये जो रेंट एग्रीमेट है, क्या वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंदर आता है? तो आंसर है यस। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो रेंट एग्रीमेंट में क्या है, एक रेंट एग्रीमेंट से मैं, मान लो मैं टेनेंट हूं, दिशांक जो है वो यहाँ पर टेनेंट है, तो मुझे एक पावर मिल रही है, यानी कि मुझे एक लीगल राइट मिल रहा है। किस चीज का लीगल राइट मिल रहा है, क्रिएट हो रहा है, मेरे एक लीगल राइट क्रिएट होता है इस घर में रहने का, जिसका भी वो रेंट एग्रीमेंट बना हुआ है। तो ये मेरे लिए क्या हुआ, एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी हुई। ठीक है, उसे आगे मान लो मैं उससे फर्दर उसे आगे कंटिन्यू करवा लेता हूं, तो यानी कि मेरा राइट जो है वो आपका एक्सटेंड हो रहा है आगे और रहने का, तो वो मिल रहा है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो कोई इसको नुकसान पहुंचाएगा, कोई तोड़ेगा, तो मतलब फाड़ेगा या कुछ करेगा, या उसे कोई फॉरफिट करता है या कुछ फॉरफिट करता है, काउंटरफिट करता है, या आपका कोई फ्रॉड करता है, फॉर्जरी करता है, तो उसमें पर ये लगेगी। मतलब बेसिकली वैल्यूएबल सिक्योरिटी हमें फॉर्जरी में ज्यादा देखी जाएगी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। अच्छा, अब कुछ पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी चीजों को हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी में मानते हैं। जैसे डीड ऑफ डाइवोर्स। डीड ऑफ डाइवोर्स एक डाइवोर्स की जो डिग्री होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम ऐसे डीड की जगह पे हम बात कर रहे हैं तो डिग्री वर्ड होता है, कोर्ट में डिग्री वर्ड चलता है। डिग्री वर्ड मतलब होता है डिग्री, DECREE। ठीक है, डिग्री का मतलब होता है आपका कोर्ट का फैसला। जजमेंट से अलग होता है, सिविल केसेस में होता है। ठीक है, लॉटरी टिकट वो भी एक मेरा लीगल राइट कर रहा है और उस वैल्यूएबल सिक्योरिटी पता चल रहा है। एक चेक है, वो चेक भी मेरा एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आता है। रेंट नोट हो गया, रेंट एग्रीमेंट हो गया, पासपोर्ट हो गया, अकाउंट ऑफ बुक्स हो गई, इनकम टैक्स हो गया, फॉर्म नंबर 16 हो गया, जो भरते हैं लोग, वो भी आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आता है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। 327 327 में बात करते हैं। 327 बात करता है आपका वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और कंसिडर्ड इलीगल एक्ट। अब देखो 327 बेसिकली क्या कहता है कि कोई भी पर्सन वॉलंटरी किसी को हर्ट करता है, यानी किसी को चाटा मारता है, घूसा मारता है। देखो हर्ट क्या होता है, किसी को चाटा मारना, घूसा मारना, ये सब हर्ट में आता है। ठीक है, और इसलिए कर, या उसके पर्सन को करता है और उससे एक्सटॉर्ट करता है, यानी कि मांग करता है कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए, या उससे कुछ है। जैसे मान लो मैंने किसी को पकड़ा, ठीक है, और उसे पकड़ के 2 थप्पड़ लगाए, मैंने कहा चले ये चीज है मुझे, ठीक है, एक्सटॉर्ट करा, तो मेरे को कौन सी लगेगी, 327 लगेगी धारा। ठीक है, और या मान लो मैंने किसी को पकड़ा, ठीक है, और उसके बेटे को मैं पीट रहा हूं, चले चाटा, क्योंकि हर्ट भी इसमें बहुत जरूरी है, हर्ट होना बहुत जरूरी है और वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डिमांड होना जरूरी है। यानी कि मान लो आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, ये है, ठीक है, ये मैं हूं, ठीक है, जो अक्यूज्ड हूं। मैंने क्या करा था, एक आदमी को पकड़ा, उसे मारा और उससे मैंने कहा कि चल अपना तू मुझे प्रॉपर्टी के कागज दे और ये प्रॉपर्टी के कागज मेरे नाम कर। तो जो बाकी के सेक्शन 420 468 जो भी लगेंगे आपके, वो तो लगेंगे, साथ में मेरे पे 327 मिलेगा, क्योंकि मैंने उसे हर्ट करा, यानी कि उसे चाटा मारा, घूसा मारा, ऐसी चीज करके मैंने उससे कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी उससे ले ली, ये मेरे पे सेक्शन लगेगा। ठीक है, 347 भी एक है। 347 क्या, आप किसी को रॉन्गफुली कन्फाइंड करते हो। ठीक है, रॉन्गफुली कन्फाइंड का मतलब यानी कि किसी को इलीगली आप उसे डिटेन करते हो, पकड़ते हो, टू एक्सटॉर्ट, किस पर्पस के लिए, आपका पर्पस यहां पर क्या है कि आप उससे वो प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट कर सको। ठीक है,
यानी कि अगर आप किसी को पकड़ते हो और उससे मतलब मान लो आप मेरे घर पर आए, मैंने आपको चार दीवारी में बंद कर दिया, ठीक है, क्योंकि किडनैपिंग नहीं मानी जाती अगर आप खुद आ रहा है, क्योंकि किडनैपिंग कब बोली जाती है, जब आप किसी को टेक करके यानी कि लेकर आते हो, या इंटाइसिंग होता है यानी कि उसे बुला पुसवा के या उसे कोई लालच देके आप किसी को बुलाते हो, तब किडनैपिंग मानी जाती है। बट यहाँ पर क्या है कि अगर मान लो कोई आप मेरे घर आते हो, आप मेरे घर आए और मैंने आपको अपने 4 कमरे की दीवारी पे बंद कर दिया, और मैं कह रहा हूं मैं तेरे को तभी छोड़ूंगा जब तुम मेरे नाम ये घर करेगा, तो यानी कि क्या मैंने उसकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी उसकी कोई ऐसे या चेक पे, जैसे एक आपको एग्जांपल देता हूं, केस में हुआ था मेरे साथ कि एक क्या होता है, एक आदमी को, मेरे क्लाइंट को, उसको कन्फाइन कर लेते हैं और उससे चेक पे साइन करवा देते हैं, ठीक है, और अमाउंट भरवा देते हैं। अब जब चेक पे साइन करवा लिया, अमाउंट भरवा लिया, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने 347 करा। 347 क्यों करा, यानी कि उन्होंने ऐसा मुझे कन्फाइन करा, किस पर्पस के लिए, मेरी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को ऑब्टेन करने के लिए। तो यहाँ पर मेरा जो चेक था वो एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी था, तो उन्होंने मेरे साथ ये वाला ऑफेंस करा, किसी को आप कन्फाइन करके, हालांकि उसमें अगर मालूम मारा भी है मुझे तो 327 साथ लग गया। जैसे कि उन्होंने मेरे क्लाइंट को मारा था, ठीक है, तो 327 भी लगी, और उसे कन्फाइन भी करा था तो 347 भी लगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों में पर्पस क्या था, वैल्यूएबल सिक्योरिटी लेने का। साथ में 2 बंदे थे तो 34 भी लगी, 34 कॉमन इंटेंशन। ये भी आगे के एग्जांपल्स में, ठीक है। अब आते हैं हम आपका 32 बेसिकली सिंपल सी बात है, ये कहता है कि आपका एक्ट और इलीगल ओमिशन, एक्ट और इलीगल ओमिशन दोनों एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर एक्ट की और इलीगल ओमिशन की बात करी जाए तो एक ही बात है। मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में आपको बताया था कि एक्ट और इलीगल का मतलब क्या होता है। यानी कि अगर इलीगल का काम होता है, अगर आप एक ड्यूटी ब्रीच करिए, जैसे डेफिनेशन के साथ होता है, एन ओमिशन इज अ फेलियर। ओमिशन क्या, एक फेलियर है एक्ट करने का, which generally attracts different legal consequences। यानी कि अगर एक किसी की लीगल ड्यूटी थी, मान लो मैं एज ए पब्लिक सर्वेंट मैं फूड चेकर हूं, यानी इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर हूं, ठीक है, मेरी ड्यूटी थी कि इलाके में चेक करना कोई अडल्ट्री, मतलब यानी कि कोई गंदा खाना तो नहीं बेच रहा, पर मैंने नहीं चेक करा और उसकी वजह से कोई बीमार पड़ गया या मर गया, ठीक है, और उसी के खाने की वजह से, तो वो बंदा तो रिस्पॉन्सिबल होगा जिसने हुआ। पर मेरी यहाँ पर क्या थी, ड्यूटी थी कि उसे चेक करना, और मैंने जान के चेक नहीं करा, और मेरे को इवन कंप्लेंट भी मिली थी और मैंने तब भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने अपनी इलीगल ड्यूटी, सॉरी मेरी लीगल ड्यूटी को मैंने ब्रीच करा, तो इसलिए मेरा ओमिशन माना जाएगा। पर बेसिकली सेक्शन 32 ये कहता है कि चाहे एक्ट हो चाहे इलीगल ओमिशन हो, दोनों का मतलब आईपीसी में एक ही माना जाएगा, तो कोई बचने के चांसेस ही नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता यार मैंने तो सिर्फ ड्यूटी ब्रीच करी है तो मुझे छोड़ दिया जाए, इसलिए नहीं है। अगर किसी ने एक्ट करा है यानी कि कमीशन भी करा है या ओमिशन करा है तो उसे सजा सेम मिलेगी, ठीक है। एक्ट और ओमिशन का मतलब सेम होता है, एज पर दी 32 ये बात कह रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी लीगल ड्यूटी थी इसलिए मुझे कम सजा दे या मुझे सजा नहीं मिले क्योंकि मैंने सिर्फ ब्रीच ही तो करा। आंसर है 32 कहता है भाई अपने एक्ट करो या लीगल ओमिशन करो, आपको सजा दोनों के मतलब एक ही आईपीसी में। जैसे आपको मैं ये समझाता हूँ इस एग्जांपल के थ्रू। ये बात करता है 268 बात करता है आपका पब्लिक न्यूसेंस में। पब्लिक न्यूसेंस का मतलब होता है, यानी कि न्यूसेंस का मतलब पहले समझते हैं। न्यूसेंस का मतलब होता है अ पर्सन थिंग और सिचुएशन दैट अनॉय, यानी कि ऐसा कोई कार्यकृत करना, यानी कि ऐसा कोई काम करना जिसके ऐसे सामने वाले को गुस्सा आ जाए। सोचिए मैं सुबह उठा और मैं अपना सो के मैं अपने बालकनी में ऐसे आराम से खड़ा हूं, तभी देखता हूं कि बंदा आता है ऊपर वाले फ्लोर वाला मेरी बालकनी में कूड़ा डाल देता है, यानी कि उसका एक ऐसा एक्ट था जो मुझे अनॉय कर देता है। अनॉय मतलब गुस्सा दिला देता है, ठीक है। तो ये तो उसने मेरे साथ जो करा है वो प्राइवेट न्यूसेंस करा है। पब्लिक न्यूसेंस का भी मतलब यानी कि आपने जनहित में करो, यानी कि आपने पब्लिक प्लेस में ऐसा कुछ करो जिसकी वजह पब्लिक एट लार्ज को प्रॉब्लम्स हो रही हो। जैसे पार्क है, पार्क में आपने मान लीजिए कोई कूड़ा डाल दिया, कुछ करे और उसमें कंप्लेंट कर रहे हैं पब्लिक, क्योंकि पब्लिक न्यूसेंस के लिए हमारे इंडिया में पब्लिक न्यूसेंस एक क्राइम है, पर प्राइवेट न्यूसेंस के लिए आपका कोई क्राइम नहीं है। प्राइवेट न्यूसेंस के लिए आपको कंपनसेशन मिल जाएगा, ठीक है। जब हम पब्लिक न्यूसेंस प्राइवेट न्यूसेंस के ऑफेंसेस वाले सेक्शंस करेंगे तब उसमें आएगा। तो अब इसमें इसका मतलब क्या है, देखो आप एक सिविल सोसाइटी में रहते हो, सिविल सोसाइटी में आपकी एक ड्यूटी बनती है कि आप एक सामने वाले को परेशान नहीं करेंगे। ये आप ना चाहते हुए आपका और मेरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपका हम सबका एक बना हुआ है कि आप अपने में रहेंगे मैं अपने में रहूंगा, हम एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। मान लीजिए मैंने ये आपको परेशान किया, जैसे मान ली पब्लिक न्यूसेंस है, मेरी ड्यूटी है कि आप सरकारी प्रॉपर्टी को न्यूसेंस नहीं करोगे, ठीक है। ये ना चाहते हुए एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ मेरा सरकार के साथ कि आप मेरी पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई डैमेज तो एक अलग चीज होगी, मतलब न्यूसेंस भी नहीं करोगे, कोई ऐसी कार्यकृत नहीं करोगे जिससे गुस्सा है। पर तब भी मैं ऐसा करता हूं तो मैंने क्या करा, इलीगल ड्यूटी करी, इलीगल ड्यूटी ब्रीच करी, तो क्या मुझे क्या सजा नहीं मिलेगी क्या? तो आंसर है मिलेगी। अब डेफिनेशन में चलते हैं क्या कहते हैं। अब पर्सन इज गिल्टी ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, एक पर्सन गिल्टी माना जाएगा, पब्लिक न्यूसेंस का माना जाएगा एक्ट और इज गिल्ट फॉर इलीगल ओमिशन। यहां पर देखो एक्ट को और इलीगल ओमिशन को एक ही बात बोली है, हालांकि इन्होंने वर्ड अलग लिखा है। मान लो अगर बाई चांस तो इन्होंने
सेवा साइड के लिए दोनों वर्ड एक में डाल दिया, मान लो इलीगल वर्ड नहीं होता तो एक्ट सेक्शन 32 ही बता रहा है, सेक्शन 32 ही बता रहा है आपका, सॉरी 33, सेक्शन 33 ही आपका बता रहा है, सॉरी सेक्शन 32 ही बता रहा है कि दोनों का मतलब एक ही है। अगर मान लो वो आपका वहां नहीं दे रखा होता, ठीक है, सेक्शन 32 ही आपका बता रहा है कि एक्ट और ओमिशन का मतलब दोनों का मतलब एक ही है। अगर मान लो ये इलीगल वर्ड नहीं दे रखा होता, ये मान लो अभी नहीं है, एक्टिव वर्ड दे रखा है, क्योंकि उसने तो अपनी ड्यूटी ब्रीच करी है, इलीगली ओमिशन तो करा है, तो ये कहेंगे कि नहीं दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि सेक्शन 32 ये कह रहा है, इसलिए माना जाएगा। तो ये सेवा साइड के लिए वो लिख देते हैं, ठीक है। इन जनरल हु डुवेल द कॉपी, बाकी इसमें कुछ इतना पढ़ने का नहीं है। जैसे पब्लिक न्यूसेंस को मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए आपको ये बता दिया, हालांकि हम ये ऑफेंसेस वाले सेक्शंस में भी करेंगे। फॉल ऑर्डर्स मतलब कोई गंदी स्मेल आती है, आप करते हैं, ठीक है, कोई ऐसी गंदी चीज, गंदी कूड़े में से जैसे फॉल स्मेल आती है, तो आप ये क्या कर रहे हैं, पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हैं। और आप पब्लिक में यानी कि पार्क में आप अपना कूड़ा फेंक रहे हैं तो पब्लिक न्यूसेंस है, और उसकी कंप्लेंट सारे लोग कर रहे हैं तो पब्लिक न्यूसेंस है। मतलब अगर आप प्राइवेटली, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ मैं, सेकंड फ्लोर वाला मेरे बालकनी में कूड़ा डाल देता है, तो प्राइवेट न्यूसेंस है, इसका कंपनसेशन मिल सकता है अगर मुझे कोई इंफ्रिंजमेंट हुआ मेरे राइट का। न्यूट्रिशियस गैस कोई मतलब कोई गंदी गैस है, वो जो स्मोक है, कोई स्मोक कर रहा है, यानी कि कोई पब्लिक में ऐसी कोई चीज खोल गया है जिसका स्मोक गंदा आ सकता है, वो भी पब्लिक न्यूसेंस है। पर पब्लिक न्यूसेंस के लिए आपका सिंपल से एक बात जरूरी बहुत है कि पब्लिक न्यूसेंस में आपका कंप्लेंट जो करे वो एक पर्सन नहीं कर सकता, पब्लिक एट लार्ज करेगी तभी आपका पब्लिक न्यूसेंस माना जाता है। एक्सेसिव लाइट मतलब बहुत ज्यादा लाइट हो रही है, या आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल समझा दो, गलियों में हमने देखा होगा शादियां होती हैं, ठीक है, फंक्शन होते हैं, डीजे बजते हैं, सब कुछ है। मान लीजिए मैं पुलिस को फोन करता हूँ और कहता हूँ ये बंद करवाओ, ठीक है, तो ये प्राइवेट न्यूसेंस हुआ। पर अब हम पब्लिक न्यूसेंस और जितने भी मोहल्ले के लोग हैं सब मना करते, तो ये होगा पब्लिक न्यूसेंस हुआ। क्यों? क्योंकि उससे पब्लिक एट लार्ज को कंप्लेंट करने वाले पब्लिक लैडर। तो पब्लिक न्यूसेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसे पब्लिक एट लार्ज कंप्लेंट करे। एक पर्सन के प्राइवेट एक पर्सन की माना जाएगी तो इतना नहीं माना, हालांकि पुलिस वाले रुकवा देते क्योंकि दिल्ली पुलिस एक्ट में भी उनको बहुत सारी पावर्स होती है, बट आपका वैसे नहीं होगा। अब आता है एक्ट और ओमिशन। देखो एक्ट और ओमिशन को उन्होंने बस ऐसा बताया कि अगर कोई एक्ट माना जाएगा, जैसे मान लीजिए द वर्ड एक्ट डिनोट्स एज वेल एज अ सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट, द वर्ड ओमिशन डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ ओमिशंस। यानी कि मान लीजिए एक्ट, सीरीज ऑफ एक्ट्स क्या होता है, यानी कि मान लीजिए मैंने किसी को मारा, ठीक है, मारने के बाद उसको एविडेंस मिटाए, एविडेंस मिटाने के बाद मैं वहां से भाग गया, तो ये तीनों मेरे क्राइम है, ठीक है, तो ये मेरा क्या एक्ट है। तो वो कह रहा है कि एक्ट और ओमिशन अगर सीरीज में भी है, यानी कि जो अगर आपने कोई एक्ट ऑफ सीरीज करे, आप जैसे किडनैपिंग है, जैसे मैंने अभी वो नेपाली वाला एग्जांपल समझाया था आपको, नेपाल वाली लड़की को एक बंदा लेकर आता है, उसे किडनैप करता है, किडनैप के बाद आपका उसको प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में लगाता है, खुद भी बदतमीजी करता है, गाली धमकी वमकी सब कुछ देता है, तो ये सीरीज ऑफ एक्ट है, यानी कि सीरीज ऑफ एक्ट है। तो सीरीज ऑफ एक्ट और सीरीज ऑफ ओमिशन दोनों एक ही मानी जाएगी, ठीक है। ये चीज इसमें सिंपल सी ये बात करें, कोई इतनी ज्यादा खास नहीं है। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ये आता है कि कुछ में आए वॉलंटरी, इंपॉर्टेंट। वॉलंटरी की डेफिनेशन क्या है? देखो वॉलंटरी मतलब स्वेच्छा से, मतलब खुद से जो करा। इंटेंशन का मतलब भी यही होता है, पर यहां पर थोड़ा सा फर्क है। अब क्या है? A person is said to cause an effect voluntary when he cause by means where he intend to cause it, by means where the time to employing those। देखिए यहां पर एक दो वर्ड हमें ज्यादा पकड़ने की जरूरत है, रीजन टू बिलीव, एक ये और आपका एक इंटेंडेड, ये दो वर्ड ध्यान से समझिएगा। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं चोरी के इरादे से किसी घर में आग लगाता हूं कि लोग आएंगे और वहां से भाग जाएंगे, पर मुझे पता है कि अगर मैंने आग लगाई तो बंदे मर भी सकते हैं, और मर भी गए, तो ये क्या है, मैंने वॉलंटरी करा। वॉलंटरी अगर आप कोई काम करते हैं, ठीक है, तो आप अपनी स्वेच्छा से करते हैं, ये इंटेंशन की तरह ही होता है। जो मैंने अपने मेंसरिया वाली सीरीज में आपको बताया था कि वॉलंटरी जो मेंसरिया का ही एक आपका पार्ट है, यानी कि इससे पता कहीं पर भी वॉलंटरी वर्ड आ जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि मेंसरिया की बात कर रहा है, तो इसमें मेंसरिया प्रूफ करना बहुत जरूरी है। अगर आपने मेंसरिया प्रूफ नहीं करा, आपकी उसके स्वेच्छा प्रूफ नहीं करी कि जो उसने वो एक्ट करा है वो उसने अपने आप करा, ठीक है, तब तक वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अभी मैं आपको ऑफेंस में बताता हूँ, जैसे ये देखिए एक ऑफेंस है 186, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ होता है, मतलब अगर आप करते हैं तो आप उसके जैसे पढ़ाता हूं आपको, ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट। अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट को, यानी कि पुलिस को, ठीक है, डीएम को या जज को ऑब्स्ट्रक्ट करते हो, रोकते हो कि वो अपना काम ना कर सके, ठीक है, तो ये आप पे सेक्शन लगता है 186। जैसे मान लीजिए कोई पुलिस वाला आया, मैं उसको कोई काम नहीं करने दे रहा, मैं उसे मार रहा हूं, मतलब पीट रहा हूं या उसके काम में बाधा डाल रहा हूं, तो मेरे पे ये सेक्शन लगेगा। अगर मैंने उसके पब्लिक सर्वेंट को मारा है उसके काम करते वक्त, तो अलग सेक्शन लगे, असॉल्ट करा तो 353 लग गया, वो चीज वो लगे। पर यहाँ पर क्या है, क्या समझाने के वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्ट का, तो वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या है? देखो वॉलंटरी का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, मैं गया
मेरे पड़ोस में एक काम चल रहा है, ठीक है, और पड़ोस में वो मोहल्ले के वो दबंग लोग हैं, वो मुझे कहते हैं जा पुलिस वाले को रोक। अब वो मुझे जब रोकने के लिए कहते हैं तो ये मेरी सब इच्छा से तो हुआ नहीं, अगर नहीं रोका तो मुझे मारेंगे पीटेंगे। अब वहां क्या होता है, मैं उस पब्लिक सर्वेंट को रोकता हूँ, ठीक है, यानी कि इंटेंशन नहीं था पर करना पड़ा क्योंकि मजबूरी थी, मेरी फ्री विल से काम नहीं था। अब मैं उस पुलिस वाले को रहता हूँ, वो पुलिस वाला 186 में मेरे के ऊपर केस कर देता है। बाद में मैं यही डिफेंस में बोलूंगा कि जी मेरी वॉलंटरी मेरा काम नहीं था, हालांकि मुझे पता था ये काम है, पर ये मेरी सब इच्छा से नहीं था, मेरी इच्छा से नहीं था, यानी कि मेरी फ्री विल के साथ नहीं था, क्योंकि मुझे उन्होंने मजबूर किया था। फिर कोर्ट ही देखेगी कि इसकी मजबूरी ऐसी मजबूरी थी कि ये पक्ष लायक है या नहीं है, क्या ये निकल सकता था, निकल सकता, वो जज के ऊपर होता है, वो पूरा उसे मूल्यांकन करते हैं, पूरा कंक्लूजन करते हैं कि वो बन सकते हैं। तो यानी कि वॉलंटरी का मतलब होता है सब इच्छा से, और ये चीज बताना बहुत जरूरी है। तो वॉलंटरी का मतलब है कि उसे पता है कि ऐसा हो सकता है, उसके कार्य का उसे पता है कि ऐसा हो सकता है, इसलिए वॉलंटरी का है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अगर किसी के घर में आग लगा दी, ठीक है, और मंशा थी चोरी करने की, पर आग से मुझे तो पता है ना कि लोग मर भी सकते हैं और मर भी गए, तो ये चीज मरे ना मरे तो भी माना जाता है। मान लीजिए मैं लोडेड पिस्टल लेके जा रहा हूँ कि कोई और चोरी कर आ रहा हूँ, चोरी भी करने गया, लोडेड पिस्टल लेकर गया, चोरी करके वापस अपने घर भी आ गया, पुलिस वालों ने बीच में पकड़ लिया, यानी कि चोरी का काम तो मैं हो चुका हूं। तो पुलिस वाले देखते हैं ये तो लोडेड पिस्टल लेकर गया। तो आप सोचिए अगर आप एक प्रूडेंट आदमी की तरह सोचे, एक विवेक आदमी की तरह सोचे, तो क्या होगा, यानी कि ये लोडेड पिस्टल, यानी कि जिसमें बंदूक में गोलियां भी थी, ये इससे तो लेकर गया था कि अगर कोई इसे रोकेगा, ये कंस्ट्रेन करेगा, ये कोई रिस्ट्रेन करेगा तो ये उस पर गोली चला देगा। तो यही चीज है कि अगर हम ये सब चीजें देखी जाती है, मंशा ही देखी जाती है। इसलिए मैंसिलिया की सीरीज आपने देखी होगी, वो काफी लंबी चली गई थी हमारी, इसलिए गया था क्योंकि जब तक आप मैंसिलिया नहीं पढ़ सकते तब आपका लॉ आईपीसी समझ नहीं आएगा। तो पहले उसे थोड़ा सा समझिए, डाउट्स है मुझसे पूछिए, ठीक है। तो ये सेक्शन में यहीं तक था। अब आते हैं हम हार्बर पे। देखो हार्बर का मतलब क्या होता है, हार्बर को अभी एक लाइन से समझेंगे, फिर कुछ मैं आपको सेक्शन बताऊंगा, फिर मैं इसमें आऊंगा। देखो हार्बर का मतलब होता है टू हाइड और प्रोटेक्ट समबडी समथिंग दैट इज बैड, यानी कि आप किसी बुरे आदमी को, यानी कि एक ऑफेंडर को किसी चीज से बचाते हो या प्रोटेक्ट करते हो, छुपाते हो, कंसील करते हो, उसे को हम हार्बर कहते हैं, उसे पनाह देना, पनाह कहते हैं, यानी कि उसे शरण देना हार्बर कहा जाता है, ठीक है। अब इसको पढ़ने, डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको दो सेक्शंस पढ़ाता हूं, तभी ये सेक्शन समझ आएगा। देखो सेक्शन 130 क्या कहता है, 130 ये कहता है आपका कि आईपीसी की ही बात हो रही है, अगर कोई सीपीसी या सीआरपीसी की कोई बात चल रही होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि सीआरपीसी की बात चल रही है, ठीक है, पर अभी जब तक कोई नहीं बताएगा तो यानी कि समझ लेना कि वो आईपीसी की बात है। सेक्शन 133 आईपीसी का क्या कहता है, एडिंग यानी कि हेल्प कर रहे हो आप, एस्केप ऑफ रेस्क्यूइंग और हार्बरिंग सच प्रिजनर, यानी कि कोई जेल का प्रिजनर है, आप उसे बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, मतलब उसे पुलिस की कस्टडी से निकालने की कोशिश में हो, ठीक है। तो 130 यहां तक समझ आ गया। अब एक और चीज समझते हैं, बस इतना ही है इसमें, बाकी कोई डिटेल नहीं है। 157 में फिर समझते हैं 157 क्या कहता है, हार्बिंग पर्सन हायर्ड फॉर अनलॉफुल असेंबली। देखो अनलॉफुल असेंबली क्या होता है, पहले अनलॉफुल असेंबली को एक लाइन में समझते हैं। सेक्शन 149 इसकी बात करते हैं। अनलॉफुल असेंबली मतलब यानी कि 5 लोग से ज्यादा, क्योंकि अनलॉफुल असेंबली के 5 लोग होना जरूरी है, 5 लोग से ज्यादा इसलिए असेंबल हुए हैं कि वो कुछ इलीगल एक्ट करेंगे, कोई ऑफेंस करेंगे, ठीक है। 149 में पढ़ना, यानी कि अभी हम इतना समझते हैं कि अनलॉफुल असेंबली मतलब 5 लोगों से ज्यादा कोई इकट्ठे हुए हैं और कुछ कांड करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, कोई ऑफेंस करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, और असेंबल हुए हैं इसलिए कोई कांड करने के लिए। अब यानी कि कोई अनलॉफुल असेंबली को हेल्प करने के लिए, ठीक है, हार्बरिंग हुएवर हार्बर, यानी कि किसी को कोई शरण देता है, क्या असेंबल होने के लिए या रिसीव करने के लिए, अनलॉफुल, यानी कि अनलॉफुल असेंबली को कुछ मदद करने के लिए कोई पनाह देता है, यानी कि कोई भी काम हो सकता है। जैसे मान लीजिए मुझे रॉइड करने, या रॉइड भी आपका एक तरह से अनलॉफुल असेंबली, हालांकि दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, पर अनलॉफुल असेंबली में मान लो मुझे कोई काम, मुझे ऑफेंस करना है, तो हम मेरे 10 दोस्त थे, हम 10 लोग इकट्ठे हुए, एक आदमी है गुरुजी, मान लीजिए गुरुजी क्या करते हैं, मुझे वहां पर एक शरण दे देते हैं, ठीक है, तो वो मेरे क्या करेंगे, हार्बर कर रहे हैं, ठीक है, किसने, अनलॉफुल असेंबली के लिए, ठीक है। तो ये चीज है। अब ये जो दो सेक्शन ये कहते हैं कि 133 ये कहता है कि अगर आप प्रिजनर को भगाओ तो आप पे ये सेक्शन लगेगा। 157 ये कहता है कि अगर आप कोई अनलॉफुल असेंबली के लिए हार्बर कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, तो ये सेक्शन लगेगा। तो हार्बर का मतलब इतना सा हमने समझा कि अगर आप किसी को बचाते हो या शरण देते हो, उस पर हार्बर, उसका मतलब हार्बर होता है। अब आते हैं 152A की डेफिनेशन पे, वो क्या कहता है। 52A ये कहता है कि एक्सेप्ट यानी कि छोड़कर सेक्शन 157, यानी कि 157 यानी कि अनलॉफुल असेंबली के लिए आप किसी को शरण दे रहे हो, मतलब उसकी मदद कर रहे हो, ठीक है। 133 हालांकि अबेटमेंट से अलग होता है, ठीक है, उसमें हार्बर में आपको सिर्फ एक शरण देनी होती है, अभी बता दे, यानी कि एक्सेप्ट 157 को छोड़ के 130 को छोड़कर, द इन केस हार्बर इज गिवन बाय द वाइफ, यानी कि वाइफ और हस्बैंड हार्बर, द वर्ड हार्बर इंक्लूड्स, अब हार्बर में क्या क्या वर्ड में क्या क्या आता है, सप्लाइंग, यानी कि आप उसे कुछ सप्लाई कर रहे हो, अ पर्सन विद अ शेल्टर, यानी कि आप उसे शेल्टर दे रहे हो, फूड दे रहे हो, खाना पीना दे रहे हो,
पैसा दे रहे हो, क्लोथ्स दे रहे हो, आर्म्स दे रहे हो, एनिमेशन दे रहे हो, और ऐसी चीज जिससे वो अपने काम को कर सके उसकी हेल्प कर रहे हो, ठीक है। अबैटमेंट में आपका अलग चीज होती है, ठीक है, मतलब आप उसे सिंपल से कर रहे हो। जैसे विकास दुबे वाले केस में देखते हैं, विकास दुबे में क्या करा था, उसके जो रिश्तेदार थे उन्होंने उसे हार्बर किया था, उसे अपने घर पे रखा, खाना पीना दिया और जाते वक्त कुछ पैसे दिए कि ये ले अच्छा ले जा। उन्हें पता था कि ऑफेंडर है, यानी कि इस पे क्राइम हुआ और याद भी रहा था कि इसने कोई कांड करा, ठीक है। अब ये होते हैं, मान लीजिए मैं कोई किसी का कत्ल करके आया, मेरी बीवी मुझे हार्बर करती है, तो क्या मेरी बीवी पे सेक्शन 52A का या कोई सेक्शन बनेगा, हार्बरिंग करने का कोई सेक्शन बनेगा? 212 में। वैसे इसकी पनिशमेंट जो है वो आपकी 212 में होती है, ठीक है। क्या उस मेरी बीवी पे बनेगा? आंसर इज नो। यही लिखा हुआ है कि अगर मेरी वाइफ कोई अपनी पति अपनी वाइफ को हार्बर करता है जानते हुए भी कि ऑफेंडर है, या पति अपनी वाइफ को हार्बर करता है जान के भी ये ऑफेंडर है, तो उन पे सेक्शन नहीं लगेगा। बस अगर मान लीजिए मैं डकैती करने के लिए या 157 करने के लिए या 130 सेक्शन करने के लिए, मान लो मैं किसी को बचाकर आया, एक प्रिजनर को बचाकर लेकर आया, ठीक है, मैं एक प्रिजनर को बचाकर लेकर आया, एक मिनट दीजिएगा, मान लीजिए मैं एक आपके प्रिजनर को बचाकर लेकर आया, तो मेरे पे 157 लग गई। मैं अपने घर आया और मेरी बीवी ने मुझे अपने घर में ले लिया, और पता है मेरी वाइफ को कि ये अभी एक कोई बदमाश है, उसको बचाकर जेल से बचाकर लेकर आया, तो क्या मेरी वाइफ पे ये सेक्शन लगेगा? 52 का 212 सेक्शन लगेगा और 157 लगेगा? तो आंसर इज यस। वो मेरी वाइफ का जो मुझे शेल्टर देना, प्रोवाइड करना कि वो, और उसने मुझे एक्सेप्ट किया कि अंदर आ जा, ये उसमें लगेगा, क्योंकि ये सेक्शन ये कहता है कि वाइफ को तो एक्सक्लूड कर रहा है कि वाइफ पे नहीं लगेगा, और हस्बैंड को भी एक्सक्लूड कर रहा है कि हस्बैंड पे भी ये सेक्शन नहीं लगेगा। बट ये हालांकि ये डेफिनेशन है, मतलब 212 में इसकी पनिशमेंट है, ये दोनों पे नहीं लगेगा। अगर उन्होंने 157 का क्राइम करा है या 130 का क्राइम करा है, तो ये हस्बैंड एंड वाइफ पे भी लगेगा। ये बस सिंपल सी बात कह रहा है। मान लीजिए अगर मैं किसी को रेस्क्यू करके लेकर आया, प्रिजनर को रेस्क्यू करके लेकर आया, या मैं किसी डकैती के लिए या अनलॉफुल असेंबली के लिए इकट्ठा हुआ और ये आपका ये ऑफेंस करने के लिए आया हूँ, ठीक है, तो मेरी वाइफ पे भी अगर वो मेरी वाइफ मुझे हार्बर करती है, मेरी वाइफ करके आई है ऑफेंस, और मैं उसे हार्बर करता हूँ, यानी कि प्रोटेक्ट करता हूँ, उसे शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान देता हूँ, तो मेरे पे भी ये सेक्शन लगेगा, ठीक है। अगर मुझे पता, इसमें जरूरी क्या है, इंटेंशन देखी जाएगी कि मुझे पता भी है कि वो क्राइम करके आई है या नहीं करके आई है। अगर नहीं पता तो ये सेक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। अब आते हैं हम, देखिए अब हमें ये पढ़ना है कि कौन कौन सी डेफिनेशन हमारी हो गई है, कौन कौन सी डेफिनेशन नहीं हुई है, ठीक है। देखिए सेक्शन 6 की डेफिनेशन कुछ नहीं है, ये आपको मैं जनरल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये दोनों आपके सेक्शन 6 और 7 आपकी उनके साथ चलेगी। जेंडर ये कुछ जो है छोटी मोटी है, आप अपने आप एक बार बेयर एक्ट से पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। सर्वेंट गवर्नमेंट कौन होता है, गवर्नमेंट किसे कहा जाता है, इंडिया किसे है, ये जजेस, ये हमारी ये वाली भी हो गई, पब्लिक सर्वेंट भी हो गई, मूवेल हो गई। अगर आपको इससे रिलेटेड जो मैंने नहीं पढ़ाई है, तो छोटी मोटी है, उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो हम उसे पूछ सकते हैं। जैसे पर्सन की डेफिनेशन भी मैंने पढ़ाई थी सेक्शन 11 में, सबसे पहले बट इस क्राइम में पढ़ाई, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में पढ़ाया था मैंने शायद, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ा दी, ये मैंने पढ़ा दी, ये करा दी। डिसऑनेस्टी की हमारी पुरानी वीडियोस में आपको मिल जाएगा, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। रीजन टू बिलीव भी मैंने करा दी, ये हो गई है हमारी ये इलेक्ट्रिकल रिकॉर्ड्स में इसमें ज्यादा नहीं, आपको पढ़ के समझ आ जाएगा। विल क्या होती है, एक टेस्टिमनी जो बनाता है उसको कहा जाता है, ये वाली भी हो गई हमारी। ऑलमोस्ट देखिए 34 से लेके आपका 38 तक ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है। आपका 34 से लेके 38 तक की जो डेफिनेशन है वो नहीं करी हमने, क्योंकि ये कॉमन इंटेंशन और कॉमन सिमिलर इंटेंशन से रिलेटेड है, ये अलग टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आ जाएंगे हमारी वीडियोस, ठीक है। अब और हमने इसमें वॉलंटरी भी पढ़ लिया, ऑफेंस भी पढ़ लिया। ऑफेंस की तो हमने सबसे पहले पढ़ी थी। स्पेशल लोकल लॉज क्या होते हैं? स्पेशल लोकल लॉ ये है कि अगर कोई एक स्टेट में चल रहा है तो वो लोकल लॉ है, और अगर किसी पर्टिकुलर टेररिज्म या इसी से पर्टिकुलर पर्पस के लिए बना तो स्पेशल लॉ है। इलीगल भी हमने पढ़ लिया, ये भी कर लिया, इंजरी भी हो गई, लाइफ, ये सब आप अपने आप कर सकते हैं। तो हमारा डेफिनेशन क्लॉज आज खत्म हुआ है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। और आपको हमारी पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमारी नोट्स के, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट्स भी करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और साथ ही साथ में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पे, और आप कमेंट्स भी लिख सकते हैं, मैं आपको मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच।